A very good afternoon, dear all students. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च कैसे किया जाता है, नेचर ऑफ रिसर्च। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो मेथड है वो कब अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है। तो फ्रेंड्स, चलो हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइंड कोरिलेटेड। डेफिनेशन ये है कि इफ़ टू क्वांटिटीज वेरी in such a way that moments in one are accompanied by moments in the other, then these quantities are said to be correlated. यानी एक जो वेरिएबल है वो अगर चेंज होता है दोनों फॉर्म में, वो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, तो उसकी जो अफेक्ट है वो सेकंड वेरिएबल यानी दूसरे वेरिएबल पे होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो वो कोरिलेटेड है। दैट्स इट। नेक्स्ट वी डिफाइंड कोरिलेशन। Definition is correlation is a statistical technique. इसमें टेक्निक यूज होती है स्टैटिस्टिक्स की, to ascertain the association or relationship between two or more variables. यानी हमें दो जो वेरिएबल जिसकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे क्या होगा, तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो अगर हम फाइंड कर सकते हैं तो उसे बोलते हैं कोरिलेशन। नेक्स्ट वी डिफाइंड कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू स्टडी द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। यानी यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप डिसाइड होने के बाद वो कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है, ये मेथड से कोरिलेशन एनालिसिस से हमें ये कंक्लूड मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट वी डिफाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन ये है dear students, a correlation coefficient is a statistical measure of the degree to which changes to the value of one variable predict changes to the value of another. When the fluctuation of one variable reliably predicts a similar fluctuation in another variable. कोरिलेशन कोएफिशिएंट किसे कहते हैं वो आगे हम मेथड में आपको बताएंगे। आपको याद रखना है ऑलवेज कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो बिटवीन -1 to 1 होगा ऑलवेज। दैट इज द थियरम। ठीक है। ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये एक एग्जाम्पल से हम जो पास्ट डेफिनेशन है सभी वो हम समझ लेते हैं। देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रिसर्चर्स यूज कोरिलेशन एनालिसिस टू अंडरस्टैंड हाउ अ न्यू ड्रग अफेक्ट्स पेशेंट्स। यानी ये जो लाइन है उसमें दो वेरिएबल कोरिलेट कर रहे हैं। फर्स्ट डेफिनेशन कोरिलेटेड,
कौन से वेरिएबल है, तो अज्यूम कर लो कि x जो वेरिएबल है दैट इज ड्रग, न्यू ड्रग, एंड जो y वेरिएबल है वो हमारे हैं पेशेंट। ठीक है, यानी अगर x पे हम कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगा, न्यू ड्रग से कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगा, तो उसका असर जो है वो पेशेंट की हेल्थ पे होगा। देखिए, इफ़ अ पेशेंट्स हेल्थ इम्प्रूव्स आफ्टर टेकिंग द ड्रग, देयर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी यहाँ पे हम समझ सकते हैं कोरिलेशन। ठीक है, जो फर्स्ट सेंटेंस है वहाँ से हमें मालूम हुआ कि यहाँ पे कोरिलेटेड वेरिएबल कौन से हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, इफ़ अ पेशेंट्स हेल्थ इम्प्रूव्स आफ्टर टेकिंग द ड्रग, देयर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पे हमें पता चला कि कोरिलेशन कैसे कहते हैं। पेशेंट्स की हेल्थ इम्प्रूव होती है आफ्टर टेकिंग द ड्रग, यानी वो जो दो वेरिएबल है उसमें रिलेशन है। ठीक है, और लास्ट स्टेटमेंट ये है, इफ़ द पेशेंट्स हेल्थ डजंट इम्प्रूव और डिटीरियोरेट्स, देयर इज़ नो कोरिलेशन। दैट इज़ फैक्ट, दैट इज़ सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से हमें कोरिलेटेड भी पता चल जाता है, कोरिलेशन भी पता चल जाता है, और यहाँ पे जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम यूज़ करेंगे वहाँ से हमें कोरिलेशन एनालिसिस भी पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, दैट इज यूजेस ऑफ कोरिलेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन एनालिसिस हेल्प्स in deriving precisely the degree and the direction of such relationship। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन आपको कोरिलेशन एनालिसिस की जो मेथड है वहाँ से पता चलेगा। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोरिलेशन एनालिसिस मेथड यूज़ क्यों कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, the effect of correlation is to reduce the range of uncertainty of our prediction। जो अनसर्टेनिटी है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हमें पता चल जाता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड से मुझे एनालिसिस पॉजिटिव मिलती है या नेगेटिव मिलती है। The prediction based on correlation analysis will be more reliable and near to reality। ये हम कर सकते हैं because of this method। यानी ये जो पॉइंट नंबर 2 है वो हमें ये आंसर देता है कि why we study correlation coefficient method। ठीक है, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने जो वर्ड सुने कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, तो ये टाइप्स है। नेक्स्ट हम वो समझते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है। डिफाइंड इफ बोथ द वेरिएबल्स वेरी इन द सेम डायरेक्शन। देखो नीचे जो टेबल दिया हुआ है उसमें हाइट वाइज नीचे वेट दिया हुआ है, यानी जिसका हाइट 158 है, हाइट 158 था तब उसका वेट था 60 kg। नेक्स्ट उसका हाइट हुआ 160 तो उसका वेट हुआ 62 kg। नेक्स्ट चेंज होके उसका हाइट हुआ 163 तो वेट इंक्रीज हुआ, दैट इज 64 kg एंड सो ऑन। यानी इफ बोथ द वेरिएबल्स वेरी इन द सेम डायरेक्शन, आप देख सकते हो हाइट भी इंक्रीज हो रही है यानी सेम डायरेक्शन, वेट भी इंक्रीज हो रहा है 60, 62, 64, 65, 7, 69, 71, 72, यानी दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं। दिस कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? इट मीन्स
If one variable is increasing, the other on an average is also increasing. Most important, on an average is also increasing. और उसका सेकंड मेथड, सेकंड डेफिनेशन ये भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इफ़ वन वेरिएबल इज डिक्रीजिंग, द अदर ऑन एन एवरेज इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. यानी अगर कोई वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, एक्स डिक्रीज हो रहा है, तो वाई भी उसके साथ सेम डायरेक्शन में डिक्रीज हो, देन द कोरिलेशन इज ऑल्सो सेड टू बी पॉजिटिव कोरिलेशन. डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव कोरिलेशन इन शॉर्ट, सेम डायरेक्शन में दोनों वेरिएबल होने चाहिए. या तो दोनों इंक्रीज हो सेम डायरेक्शन में तो भी उसे पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं, या तो दोनों वेरिएबल एक साथ सेम डायरेक्शन में डिक्रीज हो तो भी उसे पॉजिटिव कोरिलेशन ही बोलते हैं. एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, है ना. जैसे जैसे गर्मी में टेम्परेचर राइज होता है, वैसे वैसे आइसक्रीम की जो सेल है वो भी रेज होती है, वो भी बढ़ती है. यानी मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि एज अ एक्स वेरिएबल आप ले लो सेल्स ऑफ आइसक्रीम, और एज अ वाई वेरिएबल आप ले लो टेम्परेचर रेज. समझ में आ रहा है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आइसक्रीम का सेल्स इंक्रीज होगा. तो ये भी एक एग्जाम्पल है पॉजिटिव कोरिलेशन का. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको बहुत डीपली पता चल जाए. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, हम एज अ एक्स वेरिएबल लेते हैं जो टरबाइन स्पीड, जो टरबाइन होते हैं उनकी स्पीड को हम एक्स वेरिएबल लेते हैं, और एज अ वाई वेरिएबल हम अज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. तो हमें पता है जैसे जैसे टरबाइन का स्पीड इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा. तो इसे भी हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. दोनों इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहे हैं. ये तीनों एग्जाम्पल में, नंबर 1 पहला वाला एग्जाम्पल कौन सा है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, हाइट और वेट. हाइट इंक्रीज होगा, वेट इंक्रीज होगा. नंबर 2 हमने देखा कि आइसक्रीम सेल्स और टेम्परेचर रेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आइसक्रीम का सेल भी इंक्रीज होगा. दोनों पॉजिटिव कोरिलेशन, सेम डायरेक्शन. थर्ड एग्जाम्पल हमने देखा कि जैसे जैसे टरबाइन स्पीड इंक्रीज रहेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज होगा. अब मैं वो डिक्रीज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको. वो भी पॉजिटिव कोरिलेशन का ही एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल, यस डियर स्टूडेंट्स, हम ऐसे समझ सकते हैं कि एज अ एक्स वेरिएबल हम ले लें कि बॉडी का फैट एज अ एक्स वेरिएबल वो डिक्रीज होगा, वैसे वैसे उसका जो वेट है वो भी डिक्रीज होगा. तो ये अनदर एग्जाम्पल है. दोनों सेम डायरेक्शन डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन है. ठीक है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन. वेरी इंपॉर्टेंट definition is if both the variables vary in opposite direction. पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या था, दोनों का डायरेक्शन सेम था. यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, यानी द कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव. इट मीन्स इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेज बट द अदर वेरिएबल डिक्रीजेज, और if one variable decreases but the other variable increases, then the correlation is said to be negative correlation.
For example, the correlation between the price of product and its demand is a negative correlation example. जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है, आप देख सकते हो टेबल में, पहले है 6, 5, 4, 3, 2, 1, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज हो रही है, वैसे वैसे डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है. 75, फिर 120, 175, 250, 215 और लास्ट इज 400. यानी ये बेस्ट एग्जाम्पल है नेगेटिव कोरिलेशन का. आप समझ गए ऑल ऑफ यू? जैसे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज हो रही है, यानी हमारा एक्स वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, उसके अपोजिट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसे बोलते हैं हम नेगेटिव कोरिलेशन. सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एक्स वेरिएबल ले लेते हैं. रनिंग टाइम, हम जो सुबह रनिंग करते हैं उसका टाइम हम एज अ एक्स वेरिएबल लेते हैं, और वाई वेरिएबल ले लेते हैं बॉडी का फैट. तो जैसे जैसे हमारा रनिंग टाइम इंक्रीज होगा वैसे बॉडी का फैट डिक्रीज होगा, यानी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो एग्जाम्पल होगा नेगेटिव कोरिलेशन का. ठीक है. और नेक्स्ट टाइप, लास्ट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज जीरो कोरिलेशन. Actually it is not a type of correlation, but still it is called as zero or no correlation. When we don't find any relationship between the variables, then it is said to be zero correlation. It means a change in value of one variable doesn't influence or change the value of other variable. For example, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, द कोरिलेशन बिटवीन वेट ऑफ पर्सन एंड इंटेलिजेंस. एज अ एक्स वेरिएबल है वेट ऑफ पर्सन, और एज अ वाई वेरिएबल है उनकी इंटेलिजेंसी. दैट इज अ ज़ीरो और नो कोरिलेशन. वो दोनों वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं होगा. ठीक है. डियर फ्रेंड्स, हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. आज का जो मेथड है उसका नाम आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड. ये हमारी मेथड का नाम है, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड. हम क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल हम एक स्कूल की बात ले लेते हैं कि वो स्कूल में जिनका एज 15 होगा, ऐसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 250 है. हम पहली कॉलम समझते हैं. ठीक है. जो बच्चों का स्टूडेंट्स 15, जो बच्चों का एज 15 होगा, ऐसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो स्कूल में 250 है. उसमें से रेगुलर जो खिलाड़ी हैं, रेगुलर खेलते हैं, हर रोज़ वो कोई ना कोई गेम खेलते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स आउट ऑफ 250 200 है. सेम वे हम सेकंड कॉलम समझते हैं कि जिनका एज 16 इयर्स होगा, वैसे वो स्कूल में 230 स्टूडेंट्स है. उसमें से रेगुलर स्टूडेंट्स है, रेगुलर खिलाड़ी है जो हर रोज़ खेलते हैं, आउट ऑफ 230 वैसे 150 है. सेम वे जो स्टूडेंट्स का एज वही स्कूल में 17 है, ऐसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 150, उसमें से रेगुलर खिलाड़ी है 90 एंड सो ऑन. ठीक है. तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड कीजिए आप यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी आर फाइंड करना है. मैं आपको एग्जाम्पल में उसका फॉर्मूला बताऊंगा कि क्या है कोरिलेशन कोफिशिएंट आर का फॉर्मूला. बिटवीन कौन से दो वेरिएबल के बीच में हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है. तो नंबर 1 एज, यानी एज अ एक्स वेरिएबल दिया हुआ है स्टूडेंट की एज, एंड एज अ वाई वेरिएबल आपको अज्यूम करना है प्लेइंग हैबिट्स
of the following students using Karl Pearson coefficient of correlation method. अब यहाँ पे आप ये जो क्वेश्चन है इजीली आप समझ सकते हैं कि हमें कोरिलेशन एनालिसिस मेथड का यूज़ करना ही नहीं होगा. हम क्वेश्चन से समझ सकते हैं. जैसे जैसे एज इंक्रीज़ हो रही है 15, 16, 17 अप टू 20, वैसे वैसे रेगुलर जो प्लेयर्स है उनके नंबर्स जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं. यानी दोनों अपोजिट है. 200 है, फिर 150 है. हाँ, लास्ट रो देखनी है आपको. 200, 150, 90, 48, 30 और 12. यानी जैसे जैसे एज इंक्रीज़ हो रहे हैं रेगुलर प्लेयर्स जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं. यानी यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है. इजीली हम बता सकते हैं. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमें ये जो मेथड करनी है ना वो ऐसे एग्जाम्पल्स के लिए नहीं यूज़ करनी है. हमें ऐसे एग्जाम्पल के लिए यूज़ करनी है कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड जिसमें हम आइडेंटिफाई ना कर पाए क्वेश्चन से कि अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या नेगेटिव कोरिलेशन होगा. समझ में आ रहा है? देखो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं. मैंने कुछ जो नंबर है वो चेंज कर दिए हैं. एज सेम रखा हुआ है 15, 16, 17, 18, 19 अप टू 20. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी मैंने सेम रखे हुए हैं. 250, 230, 150, 120, 100 एंड 80. रेगुलर प्लेयर्स आप देखिए 200, फिर इंक्रीज हो रहा है 220, फिर डिक्रीज हो रहा है 110, अगेन डिक्रीज 60, लेकिन बाद में अगेन इंक्रीज हो रहा है 81 और बाद में लास्ट में डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में हम नहीं बता सकते कि यहाँ पे रिलेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स है उसमें हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड यूज़ करके पता चलेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है. चलो यही जो कॉन्सेप्ट है ये एग्जाम्पल मैं सॉल्व करना आपको बताऊँ उससे पहले हम रियल लाइफ में आपको सोचना होगा कि कब हमारे रिसर्च में हम कब ये मेथड अप्लाई करेंगे. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो मैंने लास्ट लेक्चर में जो बताया था वही कॉन्सेप्ट अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. अब ध्यान से सुनो. मैंने बताया था कि हमें एज अ सिलेक्शन कमिटी, क्रिकेट की सिलेक्शन कमिटी में एज अ सिलेक्टर अगर हम सोचते हैं तो मैंने पूरा जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस किया था. मैं आपको याद करवा दूं कि अज्यूम कर लो कि एज अ एक्स वेरिएबल जो है वो मंथ है ना. फॉर एग्जांपल 1 से लेके 12 तक, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अप टू दिसंबर. समझ में आ गया? एज अ एक्स वेरिएबल मंथ हमने लिए हुए हैं. अब मंथ वाइज वो एक खिलाड़ी का परफॉर्मेंस यानी डेटा हमारे पास एज अ वाई वेरिएबल है. बिल्कुल डिटेल में आप लोग समझ लो. वापस से मैं बोल रहा हूँ कि 2 वेरिएबल की बात है. मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि एज अ एक्स वेरिएबल मंथ है जनवरी से लेके दिसंबर तक, यानी 1, 2, 3 अप टू 12. और एज अ वाई वेरिएबल वो पर्टिकुलर मंथ में उसने कितने रन बनाए. तो टोटल रन दिए हुए हैं मंथ वाइज. यानी एक चीज़ तो क्लियर है कि एज अ एक्स वेरिएबल जो है वो इंक्रीज हो रहा है 1 से लेके 12 तक. और वाई वेरिएबल जो है मंथ वाइज उसका जो रिकॉर्ड है, उसके जो रन है वो इस तरह से दिए हुए हैं कि कुछ इंक्रीज हो रहे हैं, कुछ डिक्रीज हो रहे हैं. यानी हमारे पास जो पर्टिकुलर एक खिलाड़ी का डेटा है उसमें जो वाई वेरिएबल है उससे हम जज नहीं कर सकते हैं कि वाई वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जा रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है,
या तो डिक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि जनवरी में उसने रन बनाए थे, जहाँ पे भी वो खेला है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला है या तालुका लेवल पे खेला है या रणजी में खेला है, जहाँ पे भी खेला है, जनवरी में उसने फॉर एग्जांपल 2000 स्कोर किया, 2000 रन बनाए। फरवरी में फॉर एग्जांपल 900 बनाए, मार्च में 1200 हो गए, यानी जनवरी से फरवरी में डिक्रीज़ हो रहा है, फरवरी से मार्च में इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसे ही इंक्रीज और डिक्रीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है दिसंबर तक। यानी क्वेश्चन से हमें पता नहीं चल रहा कि ये जो खिलाड़ी है वो सिलेक्ट करना चाहिए, आगे भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन के लिए जहाँ पे हम क्वेश्चन को देख के, यानी डेटा को देख के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी बात सुनना, डेटा को देख के आपको पता नहीं चल रहा कि वो खिलाड़ी को हमें आगे यानी रणजी में या फाइनल मेन जो सेंट्रल टीम है वहाँ पे सिलेक्ट किया जाए या नहीं किया जाए, वही डेटा में हमें कोरिलेशन, कोएफिशिएंट, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करनी है। समझ गए ऑल ऑफ यू एज अ प्रैक्टिकल एग्जाम। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं ये मेथड। इसमें हमें जो दो वेरिएबल दिए हुए हैं क्लियर है, एक तो एज है यानी एज अ एक्स वेरिएबल एज है। डियर स्टूडेंट्स, एज अ वाई वेरिएबल जो है ना वो प्लेइंग हैबिट्स है, यानी हमें परसेंटेज निकालना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम फर्स्ट कॉलम की बात करें तो आउट ऑफ 250 200 प्लेयर्स रेगुलर खेल रहे हैं, तो परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो 200 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, तो इजीली आपको परसेंटेज मिल जाएगा, यानी वाई वेरिएबल मिल जाएगा, प्लेइंग हैबिट्स मिल जाएगा। अब आइडेंटिफाई कर रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर वाई वेरिएबल निकालना है, प्लेइंग हैबिट्स आपको सॉल्व करना है, तो रेगुलर प्लेयर को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करके इंटू 100 करना होगा। देख लो यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखी हुई है। To find the correlation between age and playing habits of the students, we need to compute the percentages of students who are having the playing habits. समझ में आ रहा है? और ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है, परसेंटेज ऑफ प्लेइंग हैबिट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेगुलर प्लेयर्स यानी 200 फर्स्ट कॉलम के लिए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 250 इंटू 100। तो नाउ लेट अस assume that ages of the students are variable x and percentages of playing habits are variable y. क्लियर यहाँ तक? चलिए अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक टेबल बनाना है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी मेथड से हम जा रहे हैं। अब देख सकते हो जो क्वेश्चन में फर्स्ट रो था, फर्स्ट रो एज 15 से लेके 20, वो हमने टेबल में फर्स्ट कॉलम में रख दिया है 15 से लेके 20। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, नेक्स्ट रो सेकंड रो 250 से लेके 80, वो यहाँ पे सेकंड कॉलम है 250 से लेके 80। सिमिलरली क्वेश्चन में जो थर्ड रो है 200 से लेके 65, वो यहाँ पे टेबल में हमने लिया हुआ है थर्ड कॉलम 200 से लेके 65। क्लियर? वेरी गुड। अब हमें ये कैलकुलेशन करना है फोर्थ कॉलम, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताई, यानी वाई वेरिएबल प्लेइंग हैबिट्स वो कैसे निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत इजी है, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ठीक है, तो सिंपल अगर हम ये जो फर्स्ट डिजिट है 80 उसको समझ ले कि वो कैसे आया, तो 200 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, तो आपको मिल जाएगा आंसर 80। सिमिलरली नेक्स्ट 96 कैसे आएगा बताइए आप लोग, 220 डिवाइड बाय 230 इंटू 100, तो आराम से आपको 96 मिल जाएगा। सेम वे 74 कैसे आएगा, 110
डिवाइड बाय 150 इंटू 100, तो आपको मिल जाएगा 74। वैसे ही 50, 81 और 81, ये नंबर्स आप लोगों को निकालने हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? किस तरह से वेरिएबल y की फोर्थ कॉलम जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए नाउ फिफ्थ कॉलम में जाते हैं। तो वो तो बहुत इजी है, x वेरिएबल और y वेरिएबल उनका मल्टीप्लिकेशन है। तो x कहाँ है? फर्स्ट कॉलम में है। y कहाँ है? फोर्थ कॉलम में है। तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 15 इंटू 80, आपको आंसर मिल जाएगा 1200, 1200। सेम वे फर्स्ट कॉलम फोर्थ कॉलम, तो 16 इंटू 96, तो मिलेगा 1536 मल्टीप्लिकेशन। सेम वे 17 मल्टीप्लाई विथ 74, तो आंसर मिल जाएगा 1258। वैसे ही आपको लास्ट तक आ जाना है 20 इंटू 81, तो आपको आंसर मिलेगा 1620। ठीक है, फिफ्थ नंबर का कॉलम हो गया। वेरी गुड। नाउ सिक्स्थ नंबर का कॉलम एक्स स्क्वायर, बहुत इजी है। एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो हमारी जो एक्स वेरिएबल की फर्स्ट कॉलम है उनका होल स्क्वायर करना है। आपको पता है जो फर्स्ट डिजिट है 15, उसका स्क्वायर कर दो तो आपको मिल जाएगा 225। नेक्स्ट 16 का स्क्वायर कर दो तो आपको मिल जाएगा 256। नेक्स्ट 17 का स्क्वायर तो 289। वैसे ही लास्ट 20 का स्क्वायर तो वो आपको आंसर मिलेगा 400। ठीक है, वैसे ही लास्ट कॉलम सेवन्थ कॉलम जो है वो वाई स्क्वायर यानी हमारी जो वाई की कॉलम है फोर्थ कॉलम, उसका स्क्वायर करना है। तो बहुत इजी है, फर्स्ट डिजिट है 80, 80 का स्क्वायर कर दो तो 6400 आ जाएगा। नेक्स्ट 96 होल स्क्वायर कर दो तो आपको 9216 मिलेगा। सेम वे लास्ट डिजिट 81 का स्क्वायर कर दो तो 6561 मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? नेक्स्ट फर्दर स्टेप में चलते हैं हम। ऑलवेज हर एक एग्जाम्पल में कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड के हर एक एग्जाम्पल में ये वाला टेबल आपको बनाना है। ठीक है, फर्स्ट x होगा, फिर y होगा, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन x इंटू वाई, फिर x का स्क्वायर और लास्ट कॉलम होगा y स्क्वायर। फिर ये जो बोल्ड डिजिट आपको दिख रही है लास्ट कॉलम में, सॉरी लास्ट रो में, वो क्या बता रहा है? फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट कॉलम की बात करें, अगर मैं फर्स्ट कॉलम आपको बता रहा हूँ तो हर एक कॉलम का आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट कॉलम में जो बोल्ड डिजिट है 105, उसका मतलब है कि 15 से लेके 20 तक के जो डिजिट है उनका सम करना है। डियर स्टूडेंट्स, यानी 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20, तो आपको आंसर मिलेगा 105। उसे बोलते हैं, नीचे उसका नोटेशन मैंने लिखा हुआ है समेशन ऑफ एक्स, यानी एक्स के जितने भी कंटेंट है, एक्स में इन्वॉल्व जितने भी नंबर है उनका समेशन ले लो तो वो हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स। वैसे ही हर एक कॉलम में आपको नीचे समेशन निकाल देना है। तो बहुत इजी है, आप कैलकुलेटर का यूज़ करके सेम हर एक कॉलम में समेशन आप निकाल सकते हो। तो देख लो, बोल्ड अक्षर में जो लिखा हुआ है वो समेशन है। मैं बता रहा हूँ, समेशन ऑफ एक्स इज़ 105, समेशन ऑफ वाई यानी फोर्थ कॉलम का सम होगा 462। नेक्स्ट समेशन ऑफ एक्स वाई, उसका आंसर है 8053। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1855 और लास्ट इज समेशन ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज 36714। ये स्टेप 2 हो गया। अब लास्ट स्टेप, डियर स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप में हम ये मेथड कंक्लूड करेंगे। मैंने बोला था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो मेथड है उसका सिंबल है R, और ये वाली फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, बहुत इजी है। एक बार देख लो तो आपको याद रह जाएगी। हमें याद रखना है एग्ज़ाम में लिखने के लिए, समेशन ऑफ एक्स वाई फर्स्ट क्या है? समेशन ऑफ एक्स वाई। तो मुझे बताइए आप लोग, समेशन ऑफ एक्स वाई क्या रखोगे?
टेबल से मिलेगा। समेशन ऑफ एक्स वाई का आंसर है 8053, यानी फॉर्मूला में फर्स्ट आपको समेशन ऑफ एक्स वाई की जगह लिखना है 8053। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए नेक्स्ट, माइनस समेशन ऑफ एक्स, उसका आंसर हमने देखा था कितना है 105। ठीक है, समेशन ऑफ वाई मल्टीप्लिकेशन में है, याद रखना समेशन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ वाई वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो समेशन ऑफ एक्स का आंसर है 105, समेशन ऑफ वाई का आंसर आप देख रहे हो 462, वो दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय क्या है n। व्हाट इज n? तो n होगा ये एग्जाम्पल के लिए, पर्टिकुलर ये एग्जाम्पल के लिए 6, n इज इक्वल टू 6 होगा। देख लो आप टेबल से पता चलेगा नंबर ऑफ इटीरेशन दैट इज योर स्मॉल n। कैसे पता चलेगा? 15, 16, 17, 18, 19, 20 कितने इटीरेशन है, कितनी रो है? तो 6 रो है, देयरफॉर वी टेक n इज इक्वल टू 6। तो समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स? जो न्यूमरेटर है वो इस तरह से आपको टेबल में से यहाँ पे वैल्यू रखनी है। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर यानी सेकंड लास्ट कॉलम, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर देख लो कितना वैल्यू है 1855, तो वो यहाँ पे रखोगे आप फर्स्ट। फिर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर है, देखो ये दोनों में डिफरेंस है। समेशन एक्स होल स्क्वायर यानी समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है फर्स्ट कॉलम में 105, उसका स्क्वायर करना है, उसका होल स्क्वायर करना है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है हमें सेकंड लास्ट कॉलम, सेकंड लास्ट कॉलम है 1855, वो डिजिट लेना है और बाद में जो समेशन एक्स होल स्क्वायर है तो समेशन एक्स के लिए आपको डिजिट लेना है 105। ठीक है, तो उसका स्क्वायर और डिवाइड बाय मैंने बोला n इज इक्वल टू 6, वो जो भी नंबर आए उसका आपको स्क्वायर रूट निकाल देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेम वे मल्टीप्लिकेशन में दूसरा एक टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन वाई स्क्वायर, उसका आंसर क्या होगा 36714, और समेशन वाई होल स्क्वायर, तो समेशन वाई का नंबर है 462, तो 462 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6। तो डिनोमिनेटर में ये दोनों जो नंबर मिले फाइनल स्क्वायर रूट निकालने के बाद वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, बहुत इजी है, सिर्फ हमें यहाँ पे टेबल में से जो वैल्यू मिली है वो पुट करनी है, तो आपको आंसर मिलेगा -0.22656। बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। मैं क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे जैसे जैसे एक्स एज इंक्रीज़ हो रही है, रेगुलर प्लेयर्स की जो नंबर्स है वो कहीं पे इंक्रीज़ हो रही है, कहीं पे डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे जो आर मिला उससे हमें क्या कंक्लूड मिलता है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इंटरप्रिटेशन इज फ्रॉम दी अबाउ कैलकुलेशन इट इज़ वेरी क्लियर दैट देर इज़ ए नेगेटिव कोरिलेशन। माइनस आ रहा है इसीलिए नेगेटिव है, अगर r इज इक्वल टू पॉजिटिव होता तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होता। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर r की वैल्यू माइनस है तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा, r की वैल्यू प्लस है तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और कंक्लूड क्या कर रहे हैं हम, r की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है तो द टू वेरिएबल्स ऑफ एज एंड प्लेइंग हैबिट्स अमोंग दी स्टूडेंट्स, यानी प्लेइंग हैबिट्स अमोंग स्टूडेंट्स वो डिक्रीज हो रहा है व्हेन देयर एज इंक्रीजेस। यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन मिलता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एज जो है वो इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे जो स्टूडेंट्स है उनकी खेलने की आदत, उनकी जो हैबिट्स है वो डिक्रीज हो रही है। जो क्वेश्चन से हमें मालूम नहीं पड़ता था वो आर की वैल्यू से हमें मालूम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फाइनल स्टेटमेंट इज़
कि क्वेश्चन से हमें पता नहीं चलता दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये मेथड से हमें क्लियर कट पता चलेगा आर की वैल्यू से कि यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी ये जो दो वेरिएबल है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे। और प्रैक्टिकली आप सोचे तो हमारे रिसर्च में हमारे पास जो डेटा होता है वो डेटा से हमें अगर पता नहीं चल रहा, इसीलिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं जिससे हमें पता चले आर की वैल्यू से कि यहाँ पे रिलेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमें हर एक मेथड को प्रैक्टिकल एग्जाम से कंपेयर करना है। थैंक यू सो मच।